वेरी गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आई एम सुधीर सिंह। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, एक टॉपिक है आपका। ये एग्जामिनेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल टॉपिक है और इसके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके अप्रोच में रहते हैं। तो किसी भी कैंडिडेट को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अपने इंटरेस्ट को बूस्टअप करने के लिए उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेगमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। जीएस पार्ट स्पेशली बात कर रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी, ये दो अलग अलग सेगमेंट जो हमें दिख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करें। कुछ लोग इसको सिविक्स भी कहते हैं, जो कि स्कूल डेज़ में हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स रहा करते थे इसमें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी क्या है ये, और ये किस तरीके से इसको जो है बाद में डिराइव करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जो कि हमारा संविधान है, जिसमें लिखी हुई बातें हैं, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था। इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल करते हैं कंट्री में, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जजेस एंड गवर्नर्स एंड इट। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमें क्लियर करना होगा इसमें कि हमारा टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का है, जिसको हम हिंदी में भारतीय संविधान और राज व्यवस्था कहते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जनरली बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इसलिए कैंडिडेट जो भी हिंदी बेस्ड रहते हैं उसमें उनको कभी कभी इस बात का वरीड रहता है कि वो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इंग्लिश वाले कैंडिडेट से वो पीछे हो जाए इसमें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर आप हिंदी में अपनी नॉलेज को समझना चाहते हैं तो आप वेल एंड गुड हैं, इंग्लिश है तो वो भी बढ़िया है इसमें। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन प्रिंटेड जो होते हैं इसमें, और क्वेश्चन में हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है समझने में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। यूपीएससी का ये एक जर्नल ट्रेंड है इसमें कि जो इंग्लिश का जो फॉर्मेट है वही एक्सेप्टेड पार्ट होता है। तो हमें इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन जो प्रिंटेड है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उसके इंग्लिश वर्जन को लेके जाएं और इंग्लिश में जो भी बातें लिखी हैं उसी को बेस मानें। तो यहाँ पर हमने बाइलिंगुअल के बारे में बात की कि एग्जामिनेशन में हमारा जो है बाइलिंगुअल होता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने से हमारे सेगमेंट क्लियर हो जाते हैं। आने वाले समय में मैं इंग्लिश के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लिश में ही सिर्फ वीडियो एक बनाएंगे इसमें। ये वीडियो जो है हम बाइलिंगुअल बना रहे हैं इसमें, ताकि हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही कैंडिडेट्स इसको आराम से समझ पाएँ। तो हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। संविधान एक लिखी हुई किताब, राज व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जो कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इंडिया के ऊपर रूल करते हैं इसमें, और वो अपने पॉलिसीज़ को मेक करते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज व्यवस्था में। सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करें कि हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व। मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी अच्छी बात बताऊँ। एग्जामिनेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो होता है उसके मोर देन 90% क्वेश्चन आप अचीव कर सकते हैं। इट इज़ मोर देन 90% क्वेश्चन। आपको जान के लग रहा होगा कि शायद ये ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है इसमें। देखिए, ऐसा है कि मैं 2003 से ही यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स को मैं देख रहा हूँ, उसमें डिफेंस के एग्ज़ाम को देख रहा हूँ। उसमें सारे एग्ज़ाम में जो है, अगर पॉलिटी के सेगमेंट को देखा जाए, अगर आपने थोड़ा भी इसमें कमांड कर लिया इसमें, तो आपके बाकी जो दूसरे सेगमेंट है वो आपको थोड़ा सा प्रेशरस कम बनाएंगे, क्योंकि इसकी स्कोरिंग आप बढ़ा सकते हैं इसमें। तो भारतीय संविधान राज व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझें और इनके सारे सेक्शन को समझें। कभी भी एग्ज़ाम को अपने चॉइस पर मत पढ़िए। एक बात ध्यान रखिएगा, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसीवरेंस आर द 3 एसेंशियल थिंग्स टू सक्सेस। प्योरिटी, पेशेंस एंड परसीवरेंस। बहुत सारे कैडेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। आप सोचिए, अभी के समय नहीं भी तो मोर देन करोड़ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो आप शॉर्टकट में जाएंगे तो कहाँ से तैयार करेंगे इसको। तो इसलिए एग्ज़ाम का जो एक पैटर्न है, जो क्राइटेरिया है, जो स्कीम है, उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलोअप करें। हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे करें, और इनकी शुरुआत को करने के लिए सबसे मैं पहले चाहूँगा कि आप इसके बैकग्राउंड को समझें, जिससे एग्ज़ाम में बहुत डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को भी पेस्ट करूंगा, और आप जो भी सुन रहे हैं उन्हीं में से वो क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व होंगे।
आप ध्यान रखिएगा, उसमें रीसेंट एग्जाम को भी कवर करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान के विकास को समझने के लिए हमें इसको बेसिकली 2 सेगमेंट में बांटना होगा। हमें पता होना चाहिए भारत में जो संविधान का विकास हुआ है वो ब्रिटिश एरा में हुआ है, कॉलोनियल रूल में हुआ है। जब हमारे देश में बहुत सारे यूरोपियन पावर जो है अलग अलग टेरिटरी में रूल कर रहे थे, उस समय हमारे देश में वो अपने रूल्स को एस्टेब्लिश करते थे, वो इम्प्लीमेंट करते थे, और उनको देखकर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते थे इसमें, और वो चाहते थे कि भारत में भी कुछ ऐसा ही रूल हो जिससे कि हम अपने कंट्री को फ्री कर पाएँ और उसके बाद हम फर्दर इन्हीं रूल्स पैटर्न पर जो है रूल कर पाएँ। तो यही हमारा बेस है कि इंडिया में रूल का डेवलपमेंट हुआ कैसे। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत में यूरोपियन पावर में सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट लॉन्ग टर्म रूल करने वाले और सबसे बड़ी टेरिटरी पर रूल करने वाले जो यूरोपियन पावर थे वो ब्रिटिशर्स थे। इसलिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को समझने से हमें बहुत आसानी मिलेगी। हमें ध्यान रखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें। बड़ा ही लॉजिकल पार्ट है इसमें। सबसे पहले हम अंडर रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें पता होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और बाद में 1857 के विद्रोह में 1857 के रिवॉल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को यहाँ से एब्रोगेट किया गया था, यहाँ से हटा दिया गया था, और भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन का रूल एस्टेब्लिश किया गया था। यानी हमारे देश में कानून बनाने की संस्था ब्रिटेन की संसद हो गई। तो इस डेवलपमेंट भारत में संविधान का विकास हुआ कैसे, इस बात को 2 पार्ट में डिवाइड करें। पार्ट नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के संविधान का विकास, या इंग्लिश में अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड टेन्योर भारत में कब तक था? 1600 से लेकर 1858, 1858। अब हम इसके बाद के टेन्योर में, हम ये 1858 क्यों कह रहे हैं इसमें, जैसा कि मैंने बात किया 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का पहला रिवॉल्ट कहा जाता है इसमें, जिसके कारण ब्रिटिश क्राउन ने देखा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मेंबर्स थे उन्होंने देखा कि भारत तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हमारे लिए एक कॉलोनियल है, उपनिवेश है, बहुत सारा पैसा आता है भारत से। तो यहाँ पर अगर ऐसे रिवॉल्ट हो गए और जनता ने बहुत बड़ा और भी रिवॉल्ट कर दिया तो हमारा तो प्रॉफिट मार्जिन पूरा घट जाएगा। ऐसे समय में इंडियन जो रिवॉल्टर्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको शांत करने के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके एक दूसरे शासन पद्धति की शुरुआत की गई, और ये शासन पद्धति थी भारत में ब्रिटिश संसद के अधीन कानून का निर्माण। हमें ध्यान रखना होगा ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। ये कैसे पूरक हैं, कैसे कह सकते हैं? जिस तरीके से भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड किंग ऑब्लिक क्वीन, जो भी वहाँ पर राज कर रहा होता है, उसको मिलाकर ही उनको संसद कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत में कानून, तो इस बात को समझना होगा ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद, ये दोनों ही टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा। तो इसकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट बारे में करेंगे। इस पार्ट से हम आज के सेगमेंट को पहले आज कोरिलेट करते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, एग्ज़ाम के बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखता हूँ उसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी में भी वो ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कंसेप्ट को नहीं करते हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है उनका वॉल्यूम बहुत होता है, बहुत सारा वॉल्यूम होता है, और इतने वॉल्यूम को वो कलेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप इनके साथ कंसेप्ट का बेस लगा दें तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, स्ट्रक्चर को पहले ज़्यादा समझ लें और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हुई थी उनके बारे में हम बात करें। हमें पता होना चाहिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो सबसे पहले ये एक मर्चेंटाइल कंपनी के नाम से थी। 1599 में भारत में एक मर्चेंटाइल एडवेंचर्स कंपनी का निर्माण हुआ और देखा बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूँगा सिर्फ अंग्रेज़ों को, हम ब्रिटिशर्स को कवर कर रहे हैं, हम यहाँ पर दूसरे यूरोपियन को नहीं कवर कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ जब भारत में आए 1599 में तो एक मर्चेंटाइल ग्रुप बनाया, इसमें मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप बनाया,
और देखा कि भारत में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट मार्जिन को जब ब्रिटेन में बताया गया तो फिर बाद में इसी मर्चेंटाइल ग्रुप को वहाँ के एक्ट से, कहाँ के एक्ट से, ये ब्रिटेन के एक एक्ट से, एक्ट ऑफ 1600 से भारत में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। हम यहाँ पर सारे एक्ट्स को एक एक करके इलेबोरेट करेंगे जिससे कि आपके समझने में थोड़ी सी आसानी हो। हम बात कर रहे हैं एक्ट ऑफ 1600 में कौन कौन सी बातें हुई, इसको थोड़ा समझ लेंगे। इसमें सबसे पहले एक्ट ऑफ 1600 जो है भारत में ये 31 दिसंबर 1600 के दिन पास हुआ और भारत में इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने का लाइसेंस मिला, भारत में व्यापार करने का लाइसेंस मिला। स्टार्टिंग में वो मर्चेंटाइल थे, व्यापारी वर्ग थे, तो यहाँ पर जो है उनको व्यापार करने की परमिशन मिली और ये व्यापार करने की परमिशन को किसने दी? एलिजाबेथ ने दी। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से स्टिक करेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1600 से हुई है। कब हुई है? 13 दिसंबर 1600 के दिन। उस समय ब्रिटेन में महारानी या महाराज दो ही टर्म होते हैं इसमें, क्राउन जिसको कहते हैं, तो उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वहाँ पर महारानी थी उसमें, और एलिजाबेथ फर्स्ट महारानी थी जिन्होंने भारत में उनको कितने समय का व्यापार करने का लाइसेंस दिया? उनको दिया 15 ईयर्स का। ध्यान रखना है, सबसे पहले इनको लाइसेंस 15 वर्षों का मिला है लाइसेंस। भारत में इनको व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया, अब ये भारत में व्यापार कर सकते हैं। भारत में एक्ट ऑफ 1600 से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब भारत में इनकी कंपनी एस्टेब्लिश हो गई तब इसी रूल में इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज बनाई गई। अंग्रेज़ों का जहाँ जहाँ पर प्रॉफिट एरिया था उनको उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसीज के नाम से लोकेट किया, जिसमें बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, ये 3 इनकी प्रेसिडेंसी थी और 3 प्रेसिडेंसीज में इन्होंने गवर्नर्स एस्टेब्लिश किए। देखिए 4 अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं एक्ट ऑफ 1600 से। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ 31 दिसंबर, महारानी थी एलिजाबेथ, 15 साल का उनको ट्रेड लाइसेंस मिला इसमें, और इसी रूल के साथ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इसमें इनको ध्यान रखेंगे। इसमें इस समय बॉम्बे है तो बॉम्बे ही आएगा, इसको मुंबई नहीं पढ़ना है, और ये कलकत्ता है तो कलकत्ता ही पढ़ना है, कोलकाता नहीं पढ़ना है, और इसको मद्रास है तो चेन्नई नहीं पढ़ना है, जो है वर्ड वही पढ़ना है हमें। अभी हालांकि हमने चेंज कर दिया है इसमें अमेंडमेंट करके। तो ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। प्रेसिडेंसीज एस्टेब्लिश्ड हो गई हैं और इन प्रेसिडेंसीज के जो हेड हैं वो गवर्नर्स बनाए गए हैं और गवर्नर्स के रूल के साथ इनको एस्टेब्लिश किया गया। तो मुझे उम्मीद है एक्ट ऑफ 1600 हम समझ पा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं है, इससे आने वाले सेगमेंट से क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करेंगे इसके साथ एक्ट ऑफ 1726। एक्ट ऑफ 1726 जो है काफ़ी रिमार्केबल है। बहुत सारे बुक्स में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है इसमें, फिर भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है, जो हमने प्रेसिडेंसीज़ की बात की थी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इसमें प्रेसिडेंसीज़ और गवर्नर्स बनाने की बात की थी। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंसीज़ हैं, इन गवर्नर्स को पावर दिया गया कि वो अपने प्रेसिडेंसीज़ के लिए रूल बना सकते हैं। नाउ दे आर एम्पावर्ड टू फ्रेम देयर रूल्स। यहाँ पर रूल बनाने की पावर मिल गई इसमें। गवर्नर्स कैन फ्रेम देयर रूल्स, यानी कि वो अपने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज में नियम बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी गई इसमें, ये गवर्नर्स जो रूल बना सकते हैं, ये रूल जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के और भारत में जो ब्रिटेन की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट में रूल नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसमें नॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ब्रिटिश। भारत में जो ब्रिटिश इंडिया थी उस पॉलिसी के अगेंस्ट में गवर्नर जो है कोई रूल नहीं बना सकता है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देश में रूल बना सकता है। यहाँ पर हमने बात की एक्ट ऑफ 1726, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, बस फ्रेम बनाने की। देखिए हम पढ़ के रहे हैं भारत में संविधान का विकास, जो काम पहले अंग्रेज़ अपने
देश में करते थे भारत के लिए। अब भारत में पार्शियली एक इंट्रोड्यूस किया गया कि भारत में रहने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपने देश के लिए रूल बना सकते हैं, भले ही वो रूल जो है ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, लेकिन रूल बनाने की परमिशन तो स्टार्ट हो गई है। तो 1726 का रूल भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रूल। अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक्ट ऑफ 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सबसे हम लोग अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया अपने आप में एक क्वेश्चन पूछता है इसमें कि ये कब पास हुआ। तो 1773 का एक जो टाइम है इसके साथ हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करें। देखिए, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट से बहुत कुछ मिलता है इसमें, और ये पार्ट को पढ़ने का मतलब है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दोनों ही चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल पार्ट होगा आपका, और इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके पढ़ेंगे इसमें, जिससे कि हम दोनों ही सेगमेंट को कवर कर पाएँ। यहाँ पर मैं छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको कि 1773 में ऐसी कौन सी बातें हुई थी जिसको पढ़ना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 1773 में के जो रूल्स हैं उनके साथ साल भर में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है इसमें। तो सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया पास हुआ। इसको रेगुलेटिंग क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो थी उनको रेगुलेट करने के लिए उनकी पॉलिसीज़ इंडिया में जो थी वो जो डाउन ट्रोडेंस थे, जो इंडियन सिटीजन्स थे, उनके अगेंस्ट हो रही थी। इसके साथ कुछ बैकग्राउंड एसोसिएटेड है जिसको हम समझेंगे इसमें। बैटल ऑफ बक्सर 1774 में जब हुआ था, जिसमें कि इंडियन रूलर्स, खासकर इंडियन रूलर्स जो नॉर्थ इंडिया के थे, शाह आलम सेकंड जो मुग़ल बादशाह था, सिराजुद्दौला था, और मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब, ये तीनों की अलाइड फोर्सेस थी, संयुक्त जो सेना थी, वो बक्सर के युद्ध में 1764 में हार गई, और नॉर्थ इंडिया एक तरह से वैक्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी रूलर्स के पास नहीं था। इसके कारण क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने एक संधि की 1765 में, इलाहाबाद की संधि की। हम सब बात कर रहे हैं किसके बारे में? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है नियंत्रण करना। क्या नियंत्रण करना, क्यों नियंत्रण करना, उसके बारे में। तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में इंडियन रूलर्स जब डिफीट हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी से, तब नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसा रूलर्स नहीं रहा जो कि अंग्रेज़ों को रोक पाए, क्योंकि वो तो यहाँ पर एक मर्चेंटाइल कंपनी से जो भारतीय नवाबों को, भारतीय शासकों को, रूलर्स को टैक्स देते थे। अब रूलर्स ही नहीं रहे तो टैक्स कहाँ से? अब तो अंग्रेज़ इंडियन रूलर से टैक्स लेने लगे। ये सिचुएशन अगेंस्ट हो गई एक दूसरे। तो भारत में बैटल ऑफ बक्सर जो है काफ़ी टर्निंग पॉइंट है रूल का, एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में, बहुत एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद की संधि की, क्योंकि हम 73 नहीं पढ़ रहे, इससे बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि की। मैं इनको थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड में लिखेंगे इसमें। तो हम देख रहे हैं इसमें बैकग्राउंड को मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि हम 1773 के एक्ट को पढ़ेंगे तो फिर उसको कॉमन पढ़ेंगे इसमें। तो बैकग्राउंड में हम कौन कौन से इसमें बैटल को पढ़े इसमें? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बक्सर के वॉर ऑफ बक्सर 1764। बैकग्राउंड में पढ़ेंगे इसमें ट्रीटी इलाहाबाद 1765। और इसके बाद तीसरा इवेंट जो है सबसे ज़रूरी है इसमें, ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल। ये तीन ऐसे इवेंट है जिसके कारण अंग्रेज़ों के ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसको थोड़ा सा समझें। बैटल ऑफ बक्सर, वॉर ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। भारत की ट्राई अलायंस डिफीट हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से। डिफीट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी पार्ट था रूलर्स के पास वो रिप्लेस हो चुके थे। ये
अंग्रेज़ों ने देखा कि अब हम खुद रूलर बन के क्या करेंगे, हमें इंडियन से टैक्स लेना पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक प्लानिंग की इसमें कि हम इंडियन रूलर्स को ही रूलर बनने देते हैं इसमें, और इनसे हम टैक्स ले लेते हैं जिससे कि हमारा बेनिफिट होगा। ये पार्ट जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ पर हम सिर्फ रूल्स को बता के चल रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अंग्रेज़ों ने कहा कि आप रूलर बने रहिए, आप 10 रुपये लेते हैं तो आप 1 रुपये अपने पास रखिए और 9 रुपीज़ हमें दे दीजिए टैक्स के लिए, क्योंकि आप हार चुके हैं और आपका कोई मॉरल अब राइट नहीं है कि आप अपने अधिकारों के लिए क्लेम करें। इंडियन रूलर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक्सेप्ट हो गई और इससे भारत में ड्यूअल रूल इस्टेब्लिश हो गए। इंडिया में इंडियन रूलर्स जो है उन्होंने टैक्स लेना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को भी तो देना था टैक्स। मान लेते हैं पहले 100 रुपये लेते थे, अब 200 रुपये लेने लगे, तो भारतीयों के ऊपर टैक्स लोड बढ़ गया। टैक्स लोड बढ़ने से क्या हुआ, भारतीय राजा अपने लिए टैक्स लिया करते थे और अंग्रेज़ों के लिए भी टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने एमिनिटीज़ के साथ, अपनी फैसिलिटीज़ के साथ, अपनी जो भी वैभवशाली उनका जो जीवन था उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। इसके कारण जो है टैक्स लोड बढ़ गया, ड्यूअल रूल दोहरा शासन बढ़ गया भारत में। और भारत में ये शासन बढ़ने के कारण 1770, देखिए सीक्वेंस चल रहा है आपका, 1770 आते आते बंगाल में भीषण अकाल बढ़ गया और ग्रेट फैमिन होने के कारण लगभग 50 लाख लोग मर गए। जब ये इवेंट, इस बात की जानकारी इंग्लैंड में हुई, ब्रिटेन में हुई, तो अंग्रेज़ों ने कहा, यहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने तो कोई रेवेन्यूज़ बढ़ाया नहीं है, फिर ये भारत में इतने सारे लोग मर कैसे गए। इसके लिए इनको मानना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ वहाँ पर जो है वो क्रूअल हो चुकी हैं, वो पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं और उनको अब रेगुलेट करने की ज़रूरत है। देखिए एक नया वर्ड आया, रेगुलेट, ये सारे इवेंट के बाद रेगुलेट आया। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट आ गया यहाँ पर, अब हम इसको लिखेंगे दूसरे पेन के साथ, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि ये रूलिंग पावर में आ गए, रूलिंग पावर पहले इंडियंस थे, अब ये ब्रिटिशर्स हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए, तो ये रूलिंग पावर में आने के बाद अब ये गवर्नर से रूल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के रूलर्स बहुत बड़ी टेरिटरी को अक्वायर करते थे इसमें। इसलिए भारत में पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 के एक्ट में पहली बार बना। गवर्नर, हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमें याद करना है इसमें, तो वॉरेन हास्टिंग, मैं लिख दे रहा हूं उसमें, वॉरेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, पहले गवर्नर्स थे जो कि प्रेसिडेंसीज के हेड थे, बंगाल भी एक गवर्नर था, हमें याद करना होगा 1726 के एक्ट में, यहाँ पर भी गवर्नर्स थे, लेकिन अब गवर्नर जनरल जो बना है इसमें, ये जितने भी गवर्नर्स थे इनका ये हेड है। अब जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रूल बनाएगा उनको इसको फॉलोअप करना होगा, उनको मानना होगा इसको। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट क्रिएट किया गया और कहा गया इसमें कि ये जो है मद्रास और बॉम्बे जो गवर्नर्स हैं ये इनको फॉलोअप करेंगे इसको। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के साथ हमारा जुड़ा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को ऑटोक्रेसी से बचने के लिए, यानी इनको तानाशाह कहीं ना हो जाए, इसके लिए 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। फोर मेंबर्स की काउंसिल में कोई गवर्नर जनरल जो भी फैसले ले, वो फैसले जो है उसकी मेजॉरिटी में होने चाहिए। मान लेते हैं गवर्नर जनरल अगर है इसमें, तो 4 में से कम 2 सदस्य अगर उसके साथ रहेंगे तो गवर्नर जनरल को मिला के 3 हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें गवर्नर जनरल 1 है, ये 4 लोग हैं। अब यहाँ पर कम से कम 2 काउंसिल्स इसके साथ होंगे तभी ये मेजॉरिटी में होगा और इसका फैसला होगा। यानी गवर्नर जनरल के भी पावर को सीज कर दिया गया, मेंबर्स को इसके साथ एसोसिएट करके। यानी गवर्नर जनरल अब इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकता है इसमें। हमें ध्यान रखना होगा इसके साथ 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बनाया गया। जितने भी केसेस थे जो कि फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, भारतीयों की तरफ से जो प्रशासन से संबंधित जो केसेस थे ताकि करप्शन को रोका जा सके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश किया गया 1774 में, और ये सुप्रीम कोर्ट बंगाल में ही एस्टेब्लिश रहा। अब हम बात करेंगे 1773 के एक्ट में एक ऐसी बात हो गई जिससे कि अंग्रेज़ों का भारत में नियंत्रण जो है
और ज़्यादा एक डिफरेंट मोड में चला गया जिसका नाम था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसी एक नई चीज़ आ गई, यानी कि अंग्रेज़ों को इस बात का श्योरिटी लेना था। इसमें अंग्रेज़ जब मैं बोल रहा हूँ इसमें, तो हम ब्रिटिश को बात कर रहे हैं इसमें, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोल रहे हैं तो वो यहाँ पर एक बिजनेस एसोसिएट्स हैं, वो यहाँ पर एक मर्चेंटाइल ग्रुप हैं, यानी कि व्यापारिक समूह है। तो ये जब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये रेगुलेट करने के लिए कि अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश लोग इसको कैसे रेगुलेट करें, तो इसको एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया। उसके मेंबर्स जो हैं ब्रिटेन में बैठते थे और कौन कौन सी पॉलिसीज़ से क्या क्या व्यापार होगा वो डिसाइड कर रहे हैं ब्रिटेन में, और भारत में उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रूल चल रहा है। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जिसको पावर दिए गए कि वो भारत में जितने भी 2 गवर्नर्स हैं उनको उनका सुपीरियर होगा, वही कानून बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए गए कि अब जो है पूरी तरह से नियंत्रण जो होगा वो ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा। यहाँ पर हमारे देश में कानून बनाने की शुरुआत हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो ऐसा कानून था जिसने भारतीयों को ये काफ़ी इन्फ्लुएंस किया कि हमारे लिए कोई कानून जिसको ब्रिटिशर्स भी मानते हैं ऐसा ही कानून होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियंस काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ ऐसा कानून हमारे पास भी, हमारे देश के लिए भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट रूल जो कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया से पढ़ा हुआ था, इसके बहुत सारे सेगमेंट मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े जाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बैकग्राउंड के बारे में बात किया और कौन कौन से बेसिक चीज़ें एसोसिएट हुई उसके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है इसमें, पिट्स इंडिया एक्ट बहुत एग्ज़ाम में बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है इसमें। सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स थे। पिट्स को द विलियम पिट्सन का नाम था इसमें, द यंगर पिट्स के नाम से भी जानते हैं इसको। द यंगर पिट एक सब्रिक्यूटीज़ है, एक उपनाम है, एग्जाम में ये कुछ पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं इसमें पीएम पिट्स, यानी कि पूरा अगर नाम लिखें तो विलियम पिट्स। अब इसको विलियम पिट को द यंगर पिट भी कहते हैं। द यंगर पिट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ब्रिटेन का पहला ऐसा ये प्रधानमंत्री बना जो सिर्फ 24 साल में प्रधानमंत्री बन गया, तो इसलिए द यंगर पिट के नाम से पिट विलियम पिट को जानते हैं। पहला एग्जाम का क्वेश्चन ये बना। अब अंग्रेज़ों का भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक मर्केंटाइल जो ग्रुप था इसमें, इसके ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि भारत से उनका फ़ायदा कम हो गया। यानी गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है इसमें, और सारे डिसीजन जो है इंडियंस को ध्यान में रख के लेना है इसमें। तो इनकी पार्लियामेंट में पिट्स ने कहा कि हम वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो हमने अपनी कंपनी को नहीं भेजा हुआ इसमें, और वो वहाँ पर जाके एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो रूल्स को फ्लेक्सिबल किया गया। ये 4 जो काउंसिल मेंबर्स थे उनमें से एक को हटा दिया गया, अब 3 ही रखा गया। यानी कि अब किसी भी 3 में से एक मेंबर को अगर गवर्नर जनरल का सपोर्ट दे दिया जाए तो रूल को आराम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पिट इंडिया एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात को यही रखा गया। पिट इंडिया एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक अलग सा ग्रुप एसोसिएट कर दिया गया इसके साथ, पहली बार इसका निर्माण हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लॉन्च किया गया पिट्स के द्वारा। इसका मेन वर्क जो था, भारत में जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे, जितने भी राजनीतिक मामले थे, उनकी निगरानी करना जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था। ये एग्ज़ाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ध्यान रखना होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एस्टेब्लिशमेंट की गई। तो ये 2 ऐसे पार्ट है जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि पिट्स के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए।
अभी हमें ध्यान रखना होगा इसमें कि एग्ज़ाम का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्टर्ड एक्ट। भारत में कितने चार्टर्ड एक्ट आए या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने चार्टर्ड एक्ट बनाए, ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको ध्यान से अगर देखें तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है। हमें देखना होगा इसमें चार्टर्ड एक्ट 1793, 13, 33, 53, 20 साल के टेन्योर के बाद चार्टर्ड एक्ट आने की शुरुआत हो गई। 20 साल के टेन्योर के बाद चार्टर्ड एक्ट आने की शुरुआत हो गई। और चार्टर्ड एक्ट कितने आए, तो चार्टर्ड एक्ट 4 आए। मैंने इसको बना दिया, इसको थोड़ा सा कॉलम ध्यान से देख लीजिएगा आप इसको। भारत में चार्टर्ड एक्ट 4 आए। 4 कैसे याद करना है इसमें, तो 4 याद करना है 20 ईयर्स के स्लैब डिफरेंस में 4 चार्टर्ड एक्ट है। ये सारों 4 चार्टर्ड एक्ट एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन में, बहुत सारा इसमें दिमाग नहीं लगाना। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐड करके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो फिर बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा और कन्फ्यूज़न थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ चार्टर्ड एक्ट 1793, बड़ा ही डेफिनेट श्योर सर्टन क्वेश्चन है इसमें। चार्टर्ड एक्ट 1773 में कौन सी ऐसी बात हो गई जो चार्टर्ड एक्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें, हम इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट, पहला चार्टर्ड एक्ट जो था, फर्स्ट चार्टर्ड, ये 1793, अपने आप में पहला क्वेश्चन ये बनता है, फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट कब आया, 1793 में। क्या हुआ इस चार्टर्ड एक्ट में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जो कि एग्ज़ाम में ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है इसमें। हमें ध्यान रखना होगा, अंग्रेज़ों ने 2 ऐसे ग्रुप्स को बना रखा है। नंबर 1 ग्रुप था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमें ध्यान रखना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था। आप पीछे रिवाइंड करिए, आपको मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि ब्रिटेन से भारत में जो व्यापारिक कंपनी है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेंबर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज़ डिसाइड कर रहे हैं। उनके शेयर स्टेक्स हैं, उनके पास शेयर्स हैं और अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि इंडिया में जो भी मर्चेंटाइल ग्रुप है, जो व्यापारी वर्ग है, उनकी पॉलिसीज़ ब्रिटेन में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेटिंग। लेकिन एक नया टर्म यूज़ किया गया है अभी, कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके एक वर्ड जो है, इसको हमने कब इंट्रोड्यूस किया था, पिट्स इंडिया एक्ट में। अब इस सेगमेंट में क्या हुआ, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी पार्षद थे, जितने भी काउंसिल मेंबर्स थे, इनकी सैलरी, हमें ध्यान रखना होगा, इनकी सैलरी भारत के रेवेन्यू से दिया जाएगा। इससे पहले इनकी सैलरी ब्रिटेन से आती थी। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की जो सैलरी है फ्रॉम इंडिया, ये फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। तो हमें 1793 के एक्ट में 2 बातों को समझना है। सबसे पहले फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में बना था। चार्टर्ड एक्ट का मतलब होता है लिखा हुआ कानून, ब्रिटेन के द्वारा भारत में चार्टर्ड एक्ट बना के दिया गया। इसमें पहला है ये। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अब इसकी सैलरी जो है, जो पहले ब्रिटेन भेजा करती थी, अब ये भारत के ही रेवेन्यू से आएगी। भारत के रेवेन्यू से ही इनको सैलरी मिलेगी। अब ये ब्रिटेन इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेगा। यानी भारत के ऊपर एक्स्ट्रा एक टैक्स लोड डाल दिया गया, एक ऐसा स्लैब डाल दिया गया जिसमें कि इंडियंस का पैसा जो है अब उनके द्वारा बनाए गए जो कमीशन है, उनके मेंबर्स को, उनकी सैलरी को मेंटेन करेगा। यानी इंडियंस पे एक लोड को बढ़ा दिया गया। हम बात कर रहे हैं 1793 के एक्ट को। 2 एग्जाम के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें दूसरे चार्टर्ड एक्ट के बारे में। दूसरा चार्टर्ड एक्ट है हमारा 1813 का एक्ट। हमें ध्यान रखना होगा, चार्टर्ड एक्ट का सेगमेंट जो है वो 20-20 साल के डिफरेंस पर है। हर एक 20 साल पर चार्टर्ड एक्ट बनेगा, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोविज़न जोड़ा गया है इसमें 20 ईयर्स के स्लैब में। 20 ईयर्स के स्लैब में इंडिया के रूल्स को एक बार रिव्यू किया जाएगा। रूल्स को रिव्यू किया जाएगा कि गवर्नर जनरल जो है इंडिया में सही काम कर रहा है कि नहीं, उसके रूल्स को रिव्यू ब्रिटेन का पार्लियामेंट करेगा। ये जो भी रूल्स नए नए उनको रिव्यू करके जो है भेजा जाएगा। अब इसी 20 साल का जो रिव्यू है, इसमें हम देख रहे हैं चार्टर्ड एक्ट 1, चार्टर्ड एक्ट 2, 1813 का है। इसमें ईयर याद करने का बहुत टेंशन नहीं है इसमें।
हमें पता है इसमें 1793 में पहला है, तो दूसरा 20 साल बाद ही होगा, और 20 साल बाद 1813 में आता है। 1813 में कौन सा ऐसा काम हुआ जिसके बारे में हम बात करें, तो इसमें 3 ऐसे बात हुए जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। 3 एग्जाम के क्वेश्चन फेवरेट है इसमें। 1813 में कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आ गई हैं इसमें। सबसे पहला, इंडियन ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेड व्यापार करती थी, भारतीय सामानों का व्यापार करती थी, इस व्यापार को भारत में नहीं करेगा। एंडेड फिनिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहला ध्यान रखना होगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत ध्यान से समझ लें इसको, मैं समझा रहा हूँ आपको। एक काम करते हैं इसमें, मान लेते हैं कि दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में जो है मान लेते हैं कि दूध सबसे ज़्यादा मिलता है, मिल्क सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उसको हम दिल्ली में बेचेंगे तो वो ज़्यादा कीमत में बिकेगा कि उसको हम तमिलनाडु, लास्ट में चले जाते हैं तमिलनाडु, वहाँ पर बेचेंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। मैंने पहले कहा दिल्ली में सबसे ज़्यादा दूध मिल रहा है, बाकी जगहों पर कम मिल रहा है, इसलिए मैंने कहा दिल्ली में ज़्यादा मिल रहा है। तो दिल्ली में अगर ज़्यादा मिल रहा है, इसमें ये वर्ड समझ में नहीं आता, बहुतों को नहीं आता है इसमें, इसलिए बहुत अच्छे से एग्जाम्पल सुनिएगा। अगर दिल्ली में दूध ज़्यादा मिल रहा है इसमें, तो अगर उसको दिल्ली में बेचेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट में बिकेगा, या तमिलनाडु में बेचेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट में बेचेगा। ये बहुत आसान सा सेगमेंट है, आराम से समझ में आ गया होगा। यानी कि दिल्ली का दूध ज़्यादा है तो वहाँ पर तो कम में बिकेगा, इसको तमिलनाडु में बेचेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में 1813 तक जो है बहुत सारे हमारे कंपनीज़ एस्टेब्लिश्ड हो गए थे, इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश्ड हो गए थे, और वो इंडस्ट्रीज़ के जो रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट जो थे, जो उनके प्रोडक्ट्स जो बन के निकल रहे थे, उनको भारत में बेचने से रेवेन्यू का मार्जिन बड़ा कम था। यानी कि भारत में अगर कोई भी चीज़ बन रही है और भारत में ही उसको बेचा जाए तो रेवेन्यू का जो स्लैब है वो काफ़ी कम है। तो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्शन मिला है इसमें कि अब जो है आप भारत में जो उसके ट्रेड्स हैं उनको आप रोक दें। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन चाहता था कि अब ये प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड के मार्केट में बेचा जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को छोड़ा गया, इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें तो हम लोग बात कर रहे थे अभी ये एक्ट ऑफ 1813, जिसमें कि कौन कौन सी बातें शामिल है इसमें। एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक जो पॉलिसी थी उसको ख़त्म करना, उनकी मोनोपोली को ख़त्म करना, क्योंकि भारत में बेचने से, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बेचने से मुनाफा कम हो रहा था, और इसको वर्ल्ड अगर ग्लोबल बाज़ार में बेचा जाए तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। सिर्फ इस सेगमेंट से सिर्फ चाय का व्यापार जो कि चीन के साथ किया जाता था उसको सिर्फ छोड़ा गया, ट्रेड ऑफ टी विथ चाइना। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक जो क्षेत्र थे, जो स्थानीय व्यापार किए जाते थे, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की मांग विश्व के बाज़ार में अधिक मुनाफे के साथ हो सकती थी। इसलिए इंडियन बाज़ार के सामान को लोकल मार्केट में बेचने को प्रतिबंधित किया गया। हम यहाँ पर चार्टर्ड एक्ट 1813 की बात कर रहे हैं। इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड ऑफ मोनोपोली जो होता है, ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती कि मोनोपोली क्या है इसमें। यानी कि यहाँ पर जो भी सामान बिक रहा है अब उसको ख़त्म किया जाए। सिर्फ इसमें ट्रेड ऑफ टी विथ चीन, चाइना को सिर्फ छोड़ा गया, और इसको फिर बाद में ख़त्म किया गया। यहाँ पर कंप्लीट वाला वर्ड भी आता है, यानी सिर्फ इसको छोड़कर बाकी बंद किया गया। और हम अब इसमें और कौन कौन से सेगमेंट को जोड़ेंगे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कानून के तहत, कौन से कानून, 1813 के कानून के तहत दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में लीगली क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की परमिशन मिलेगी।
हमें ध्यान रखना होगा 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरीज़ को, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई 1813 के एक्ट में, ये कानून। तीसरा इंपॉर्टेंट कानून कौन सा है इसमें? ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का अनुदान भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए दिया गया। यानी 1 लाख रुपए का जो एक होल सम अमाउंट है आपका, वो भारत में प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए दिया गया। हमें ध्यान रखना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों के लिटरेट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें काम करने वाले लोग उनकी भाषा को समझ पाए। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इंडियन के साथ रहकर इंडिया में भारत की रीजनल लैंग्वेजेस को सीखें, या इंडियंस को वो अपनी इंग्लिश को सिखाएं। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भारतीयों को सिखाने के लिए ₹1 लाख का ग्रांट दिया, और इसके बाद जो है उन्होंने इस सेगमेंट को 1 लाख रुपीज़ के साथ एसोसिएट। और हमने 3 बातें इसमें पढ़ने थे, 3 बातों को हमने कवर किया इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 नेक्स्ट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका। चार्टर्ड एक्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है इसमें, चार्टर्ड एक्ट सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, लगभग क्वेश्चन हमेशा इसकी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं सालों भर इसमें। चार्टर्ड एक्ट 1833 में कौन कौन सी बातें हुई? सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल पोस्ट था, हमें याद होना चाहिए बंगाल का गवर्नर कब बना है। ये बना है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब अंग्रेज़ों को बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जैसा पोस्ट क्रिएट किया गया। इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत बड़ा है इसमें। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि पूरे भारत का उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया इसमें? इसके पीछे छोटा सा बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है आपका इसमें। जिस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी अपने बिजनेस को प्रोपेगेट कर रही थी, उसी तरह से पूरे यूरोप में वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आ गया था। सबसे ज़्यादा लैंड एक्सपेंशन कर रहा था, और ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं इंडिया को भी नेपोलियन अक्वायर ना कर ले। इसलिए बंगाल तक अगर वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं तो ये चांसेस होगा कि नेपोलियन जो है रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को अक्वायर कर ले और बाद में बंगाल को भी छीन ले। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी में उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को बदलकर पूरे इंडिया को अक्वायर किया है, पूरे इंडिया को अक्वायर किया है इसमें। इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार बनाया गया। और पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखना होगा, 2 क्वेश्चन इनसे जुड़ता है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड बेंटिक ही है। दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम दोनों के साथ इसको अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी और दूसरी बातें हुई इसमें? भारत में जो लैंग्वेज थी वो मुग़लों के द्वारा जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन थी, फारसी जो भाषा थी, वो भाषा को आज तक अंग्रेज़ कैरी आउट कर रहे थे। अब यहाँ पर पहली बार भारत में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। भारत में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया? चार्टर्ड एक्ट 1833 के एक्ट में बनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसमें, मोनोपोली ऑफ ट्रेड। भारत में जो मोनोपोली है ट्रेड का, कंप्लीटली एंडेड। हमें ध्यान रखना होगा कंप्लीटली एंडेड क्यों लिखा हमने? क्योंकि 1813 में चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ा था, और ये चीज़ों को हमने यहाँ पर भी पूरी तरह से हटा दिया। यानी कि अब चाय का व्यापार भी चीन के साथ नहीं होगा, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है इसमें। तो हम यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं उसको हम पढ़ रहे हैं इसमें। एग्ज़ाम का एक और क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ है, इसको पॉलिटी के साथ इसको थोड़ा एसोसिएट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है।
किसी भी ऐसा एग्ज़ाम इंडिया का नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ इसका स्टैंडर्ड बदल दिया गया। हम सारे स्टैंडर्ड में जाएंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1829 में भारत में एंटी सती प्रैक्टिस एक्ट बना है। आप थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन को कवर करते हैं इसमें। ये एटीन 1829 में जो सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून बनाया गया, ये भारत के समाज सुधारक सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अपने आप में एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें। अकबर सेकंड जो मुगल बादशाह में के लास्ट टेन्योर में आता है आपका, बहादुर शाह जफ़र के फादर अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, इसलिए इसको थोड़ा सा एसोसिएट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रैक्टिस के खिलाफ भारत में एक आंदोलन चलाया गया और उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से भारत के कानून में शामिल किया गया और भारत में 1829 में ख़त्म हुआ। और ये पार्ट था 17। एक एग्ज़ाम में, हायर एग्ज़ाम में, यूपीएससी में, सिविल में 17 पार्ट को भी पूछा गया। 29 में कौन से पार्ट में ख़त्म किया गया? 17 पार्ट में ख़त्म किया गया। सती प्रैक्टिस आपको पता होगा, हस्बैंड के मरने के बाद उसकी वाइफ को भी क्रीमेट कर दिया जाता था हिंदू संस्कृति के अंतर्गत। और इस संस्कृति में बुराई जो थी इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया और इस कानून को ख़त्म किया इसमें। 1833 के एक्ट में ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, भारत में लॉ कमीशन की स्थापना की। भारत में लॉ कमीशन की स्थापना भी चार्टर्ड एक्ट 1833 में हुई है और ये भी एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ कमीशन की स्थापना 1833 में की गई। कुल मिला के अगर भारत में कहें तो बहुत सारे नए सेगमेंट जोड़े गए इसमें। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत में एक बहुत ही रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी हटाया, तो प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं इसको। यानी कि प्रेस को रिस्ट्रिक्शन जो दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उन्होंने इसको पूरी तरह से इसको फ्री किया, यानी कि प्रेस के लॉ को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया। लेकिन 1833 के जो एक्ट्स हैं वो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स कवर होते हैं इसमें, इस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1853 के एक्ट में। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है 1853 का एक्ट। 2 ही पॉइंट है लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे आपके, कंसेप्ट बहुत बड़ा है इसमें। 1853 के एक्ट में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात है कि भारत में सबसे पहली बार इंडियंस को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की परमिशन मिली। इंडियंस ग्रांटेड टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज। 1853 के एक्ट में भारतीयों को अंग्रेज़ों के द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मिली। ये पहली बार, ध्यान रखना। आपको पता होगा कि भारत के पहले सिविल सर्वेंट कौन थे इसमें, मुझे पूरा यकीन है आपको पता होगा। इसमें हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इसमें, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा स्कैन करता रहे इसमें। तो हम लोग जो है 15 के एक्ट में बात रहे थे, इसमें 2 पॉइंट हैं। इंडियंस ग्रांटेड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। और भारत के पहले सिविल सर्वेंट थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट फ्रॉम इंडिया जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। वो पहले थे, बाद में तो बहुत सारे बने, हमें पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्वेंट थे। उसके बाद तो बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में आ गए और अंग्रेज़ों के साथ जो है उन्होंने पॉलिसीज़ बनाने में काम किया है इसमें। तो 1853 के एक्ट में सिविल सेवा में भारतीयों को परमिशन मिली एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि कंसेप्चुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी ने जो है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन डायमेंशन को चेंज किया है, पॉलिटिकल डायमेंशन को चेंज किया है।
यहाँ पर 6 मेंबर्स, ब्रिटिश संसद द्वारा 6 सदस्यों की नियुक्ति। भारत में जो गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल के साथ 6 मेंबर्स की नियुक्ति जो है ये ब्रिटिश संसद के द्वारा की जाएगी। गवर्नर जनरल के पावर को एक तरह से एनक्रोच किया गया और ब्रिटिश इंडिया ने 6 अपने मेंबर्स को एसोसिएट किया और इसके बाद उसमें 6 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटेन became the part of Governor General Administration Body। गवर्नर जनरल के एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी में 6 मेंबर्स के एसोसिएट होने से इसका नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी। देखिए, ध्यान रखिए, पहली बार एक टर्म आ गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी का विकास हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी भारत में ब्रिटिश के एनक्रोच की शुरुआत कही जा सकती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से उनका एंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है इसमें, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को कर्टेल करने के लिए 6 मेंबर्स का गवर्नर जनरल की बॉडी में, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में इंक्लूजन जो है उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था और ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस इंडिया के रूल में बढ़ रहा था, जिसके कारण ये बात मानी जा सकती है कि आने वाले समय में अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम करे और इस पॉलिसी से पूरी तरह से जो है गवर्नर जनरल जो है वो एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव मात्र रह गया ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और ये भी फॉर्मेलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ख़त्म हो गई। हम यहाँ पर बात कर रहे थे चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन ग्रांटेड फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, दूसरा 6 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटेन बिकेम द पार्ट ऑफ गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी कहा गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है कि भारत में वो केंद्रीय समिति है जो कि भारत के कानून बनाने का निर्माण करेगी। यहाँ गवर्नर जनरल नहीं है, इसमें गवर्नर जनरल के एसोसिएट सब बढ़ गए इसमें। और इसके बाद जो है हम लास्ट इसमें आते हैं, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हमें पता होगा इसमें 1857 के रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में एक वेव आ गई और इस वेव को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एब्रोगेट कर दिया और थ्रू द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भारत में चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ रूल देखा गया। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक रूलिंग एज में थी, अब वो पूरी तरह से रिप्लेस हो चुकी है और भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी फेज सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के अधीन भारतीय संविधान का विकास इसमें आता है। ये वाला सेगमेंट एक अलग सेगमेंट है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप आए हैं अभी तक, ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा। इसमें इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी सेगमेंट मैंने आपको बताए हैं उसी वीडियोज़ में से आंसर्स भी मिलेंगे। मिलते हैं। सो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इसमें कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है आपके साथ मैं काम करने की शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें आप जो है कमांडेंट एकेडमी के चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे इसमें, तो हम आपके वीडियोस आपकी डिमांड के ऊपर जो है फर्दर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। लॉकडाउन का सेगमेंट ख़त्म हो गया, अब बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर मिलने वाले हैं और ये सेगमेंट ग्रेजुअली चलने वाला है। इसमें एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस आएंगे क्लासरूम पैटर्न से। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के मोर देन 90% क्वेश्चंस आते हैं, ये क्लेम करता हूँ मैं। आप किसी भी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको आप कंसल्ट करिए, इसलिए आप इस वीडियो के साथ एसोसिएट हो जाइए पहले इस चैनल के साथ, और उसके बाद जो है
अपने कमेंट्स में आप बताइए कि कौन कौन से आपको वीडियोज़, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आपको जो है अपनी जानकारी चाहिए। मैं उस जानकारी को आपके फर्दर वीडियोज़ में ऐड करूँगा इसमें। तब तक के लिए जय हिंद।